आज के इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को, पूरे इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, ताकि इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो फिर आपसे वह प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। इस कदर हम आपको पढ़ाएंगे कि एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से भी दे सकते हैं, एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि यदि आप लोग पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको पहला चैप्टर भी मिल जाएगा, आप लोग पहला चैप्टर को भी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको अम्ल के बारे में बताएंगे और उसके बाद क्षार के बारे में बताएंगे, और लवण के बारे में हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले अम्ल और क्षार के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में बेसिक पॉइंट जानेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप लोग डीपली नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बेसिक पॉइंट ही पढ़ेंगे, और आज के इस पूरे क्लास में हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पर ही चर्चा करेंगे और आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में बेसिक बात जान लेंगे। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोला जाता है, यह तो आपको पता ही होगा। तो अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं, जो कि एक लैटिन शब्द एसिडस से बना है। यानी कि यह वाला जो एसिड शब्द है यह लैटिन शब्द एसिडस से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। कहने का मतलब कि एसिडस का अर्थ खट्टा होता है, और यह जो खट्टा इसका अर्थ होता है, इसी से अम्ल का परिभाषा भी बन गया कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। तो काफ़ी सिंपल सा परिभाषा है, आप लोग को जरूर याद हो जाएगा कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। और यह वाला जो परिभाषा है वह अम्ल के गुण के आधार पर है। लेकिन एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था आर्हेनियस, नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार का एक अलग ही परिभाषा दिया, क्योंकि आर्हेनियस का कहना था कि अम्ल और क्षार के गुण के आधार पर सिर्फ उसका परिभाषा नहीं होना चाहिए, और जो अम्ल का गुण है या फिर जो क्षार का गुण है वह सिर्फ इतना नहीं होता है कि अम्ल खट्टा होता है और क्षार कड़वा होता है। इसका एक दूसरा भी गुण होता है, उसके आधार पर भी इसका परिभाषा होना चाहिए, जो कि यह वाला परिभाषा से ज्यादा सटीक रहेगा। और इसी बात को मानते हुए आर्हेनियस ने अम्ल और क्षार के बारे में एक दूसरा परिभाषा दिया, जिसे आर्हेनियस का परिभाषा बोला जाता है। तो सबसे पहला परिभाषा तो यह वाला हो गया कि अम्ल वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है, और यह वाला परिभाषा गुण के आधार पर हो गया। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा क्या होगा कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर H+ प्रदान करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। अब H+ कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन होता है, ध्यान रखिएगा। H+ कहने का मतलब हाइड्रोजन आयन होता है, यहां पर हम लिख भी दिए हैं कि H+ मतलब हाइड्रोजन आयन होता है। तो यदि आपसे अम्ल का परिभाषा पूछा जाता है, तो यदि गुण के आधार पर पूछा जाता है तो आपको यही बताना है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन अगर आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा पूछ दिया जाए तो वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे अम्ल कहते हैं। तो दोनों परिभाषा आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब चलिए यहां पर आप लोग समझिए, जो हाइड्रोजन आयन होता है वह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी कि स्वतंत्र नहीं होता है। इस कारण से यहां पर क्या कह रहा है, देखिए, जिसे जल में घोलने पर H+ प्रदान करते हैं, मतलब कि H++ H2O, यानी कि हाइड्रोजन आयन को यदि हम लोग जल में घोलेंगे तो H3O+ बनेगा। कहने का मतलब हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+ हो गया, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन को यदि हम लोग जल में घोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि जल में भी बहुत सारे अणु मौजूद होते हैं। तो यदि हम लोग हाइड्रोजन आयन को जल में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा, H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण भी होता है, आप लोग इस बात से समझ सकते हैं। जैसे देख लीजिए, अम्ल प्लस जल, यानी कि अम्ल को जब पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे HCl हो गया, जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं।
तो हम लोग यदि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा प्लस Cl माइनस, यानी कि H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग यदि H2SO4 जिसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो यदि हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को जल के साथ मिलाएंगे तो H प्लस और SO4 2 माइनस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से देख लीजिए आप लोग HNO3 जिसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल, तो यदि हम लोग नाइट्रिक अम्ल को जल के साथ मिलाएंगे तो H प्लस और NO3 माइनस बनेगा। और उसी प्रकार से यदि हम लोग CH3COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड को जल के साथ मिलाएंगे तो H प्लस और CH3COO माइनस बनेगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही हुआ, यह जो 4 एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताए, इसका कहने का मतलब यही हुआ कि यदि अम्ल को हम लोग जल के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अम्ल के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यहाँ पर के चारों एग्जाम्पल और परिभाषा दोनों को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर परिभाषा बोल रहा है उसी प्रकार से यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके हम आपको समझा दिए। परिभाषा में भी बोल रहा था कि जल के साथ घोलने पर H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम आपको समझा दिए कि जब हम लोग अम्ल को जल के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग अम्ल के बारे में तो अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है। तो हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि यह प्रबल अम्ल है और हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि यह दुर्बल अम्ल है, इसके बारे में तो हम आपको आगे विस्तार रूप से बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर बेसिक पॉइंट में इतना जानेंगे कि प्रबल अम्ल क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे और प्रबल अम्ल का उदाहरण कौन कौन सा होगा, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि सबसे पहले हम आपको अम्ल के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम लोग पहले अम्ल के बारे में ही पूरा बात जान लेंगे, उसके बाद हम लोग भस्म यानी कि क्षार पर चलेंगे। चलिए, तो प्रबल अम्ल का परिभाषा होगा कि वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुल जाता है और पानी में घुल करके H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कहने का मतलब आप लोग यह समझ लीजिए कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर पूर्णतः घुल जाता है, ठीक है, वो वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहा जाता है जिसे पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। कहने का मतलब आप लोग इस प्रकार से समझिए कि यदि चीनी को हम लोग पानी में घोलेंगे, तो आप लोग यदि चीनी को पानी में घोलते होंगे तो देखते हैं कि अच्छे तरीके से पूरा चीनी है जो पानी में घुल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि इसमें चीनी घोला हुआ है, तो उसको बोलते हैं कि पूर्ण रूप से घुलना। यहाँ पर आप लोग यह मत समझ जाइएगा कि चीनी अम्ल है, हम बस एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से घुल जाता है। ठीक है, तो जो पूर्ण रूप से घुल गया ना, और घुल करके जो H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। और प्रबल अम्ल का उदाहरण क्या होगा, यानी कि HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो यह जितने सारे भी एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, यह सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल होते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए नीचे हम लोग आते हैं कि दुर्बल अम्ल क्या होता है, क्योंकि प्रबल अम्ल के बारे में तो हम आपको बता दिए जो कि जल में पूर्णतः घुल करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन सीधे उसका उल्टा दुर्बल अम्ल हो जाएगा कि वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। यानी आंशिक रूप से, कहने का मतलब कि अच्छे तरीके से पानी में नहीं घुलता है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल देकर के हम आपको समझाए कि जब चीनी को पानी में घोलेंगे तो अच्छे तरीके से घुल जाएगा, उसी प्रकार से आप लोग इस प्रकार से समझिए कि यदि हम लोग मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो मिट्टी कभी भी पानी में अच्छे तरीके से नहीं घुलेगा। जब हम लोग मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि इसमें मिट्टी घुला हुआ है, क्योंकि मिट्टी अच्छे तरीके से पानी में नहीं घुलता है। तो इसका मतलब कि वह आंशिक रूप से पानी में घुला, तो दुर्बल अम्ल वही कहलाता है कि वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहा जाता है जो पानी में आंशिक रूप से घुलकर H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा,
CH3COOH यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वह दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। उसके बाद H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड जो है वह भी दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। तो कभी कभी 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, या फिर प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल का उदाहरण दीजिए, या फिर दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल का उदाहरण दीजिए। तो यदि आपसे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल इन सभी के बारे में पूछा जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़े आराम से बता दीजिएगा। अब चलिए देखिए, कुछ जो अम्ल होते हैं वह विषैले होते हैं, यानी कि जिसका एक बूंद भी अगर हमारे शरीर पर चला जाए, हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और कुछ जो अम्ल होते हैं वह संक्षारक होते हैं, जिस प्रकार से लोहे को देखते हैं कि संक्षारित होते होते धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से कुछ जो अम्ल होते हैं वह संक्षारक होते हैं। कुछ अम्ल इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि अगर उसका एक बूंद भी हमारे शरीर पर पड़ जाता है तो समझिए कि हमारे शरीर में वह छेद कर देगा। जैसे H2SO4 यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली अम्ल होता है, इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल भी बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ विषैले अम्ल का नाम और संक्षारक अम्ल कौन होता है, इसके अलावा विस्फोटक अम्ल कौन होता है और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। तो देखिए, विषैले अम्ल का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फिनॉल होता है वह विषैला अम्ल होता है, फिनॉल, ठीक है। और यदि संक्षारक अम्ल के बारे में पूछा जाए तो H2SO4 होता है, जो कि बैटरी का पानी होता है। आप लोग बैटरी देखे होंगे बड़ा वाला, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो एक्चुअल में जो वह पानी होता है वह पानी नहीं बल्कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है। पानी होता है लेकिन उसमें H2SO4 की भी मात्रा होता है, यानी कि पानी के साथ H2SO4 को मिलाया जाता है। तो H2SO4 इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि यह किसी भी चीज को संक्षारित होने से बचा लेता है। और यदि H2SO4 का एक बूंद भी हमारे शरीर के ऊपर गिर जाए तो जहां पर गिरेगा समझिए कि वहां पर शरीर में यह छेद कर देगा, जला देगा, इतना अधिक शक्तिशाली होता है। उसके अलावा विस्फोटक अम्ल का नाम है HNO3। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो HNO3 होता है वह विस्फोटक अम्ल होता है और इसका उपयोग खाद बनाने में भी होता है और इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विषैला अम्ल कौन हो गया, तो फिनॉल हो गया। संक्षारक अम्ल कौन हो गया, H2SO4 हो गया, इसका उपयोग बैटरी का पानी बनाने में किया जाता है। विस्फोटक अम्ल आप लोग ध्यान रखिएगा HNO3 होता है, जिसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में या फिर खाद बनाने में किया जाता है। चलिए, तो अम्ल के बारे में आप लोग बेसिक पॉइंट जान गए कि अम्ल क्या होता है। अम्ल को जल के साथ घोलेंगे तो क्या होगा, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है और इसका उदाहरण आप लोग समझ गए। उसके अलावा विषैले अम्ल कौन होते हैं, संक्षारक अम्ल कौन होते हैं, विस्फोटक अम्ल कौन होते हैं, यह सभी चीज आप लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर क्षार देख लेते हैं कि क्षार किसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्षार को हम लोग भस्म भी बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यदि हम लोग भस्म बोलेंगे या फिर क्षार बोलेंगे तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, भस्म का मतलब भी क्षार ही होता है, यानी वैसे भस्म जो पानी में घुल जाता है उसको क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो भस्म और क्षार एक ही होता है, आप लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हम लोग क्षार का यानी कि भस्म का परिभाषा जानेंगे कि भस्म का परिभाषा क्या होता है। तो हम लोग जिस प्रकार से पहले अम्ल में यानी कि एसिड में पहले गुण के आधार पर परिभाषा लिखे थे, उसी प्रकार से पहले हम लोग क्षार में भी गुण के आधार पर परिभाषा जानेंगे और उसके बाद आर्हेनियस के अनुसार क्षार का क्या परिभाषा होगा यह भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग गुण के आधार पर क्या परिभाषा होगा इसको देख लेते हैं। जिस प्रकार से हम आपको बताए कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, उसी प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्षार होता है यानी कि जो भस्म होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है, जो भस्म होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। तो हम लोग भस्म का परिभाषा लिखेंगे कि भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है। भस्म को अंग्रेजी में बेस बोला जाता है, BASC, बेस, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अम्ल को अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर भस्म का परिभाषा काफी सिंपल है, सिर्फ इतना हो जाएगा कि भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है। लेकिन यह वाला जो परिभाषा है वह इसके गुण के आधार पर है। लेकिन आर्हेनियस का कहना था कि गुण के आधार पर सिर्फ परिभाषा देना उचित नहीं है, यानी कि जो भस्म का जो गुण है वह सिर्फ इतना नहीं है कि यह स्वाद में कड़वा होता है, इसका कुछ और गुण है जिसके आधार पर भी इसका परिभाषा होना चाहिए। और उसके बाद आर्हेनियस ने भस्म का भी एक अलग से परिभाषा दिया। जिस प्रकार से आर्हेनियस ने अम्ल का एक अलग परिभाषा दिया था, उसी प्रकार से आर्हेनियस जो एक रसायन शास्त्री थे, उन्होंने भस्म का परिभाषा दिया कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH- प्रदान करता है। अब OH कहने का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड आयन।
ठीक है। OH माइनस कहने का मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है, यानी कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है उसे भस्म बोलते हैं। हम लोग अम्ल में क्या पढ़े थे कि जिसे जल में घोलने पर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अम्ल है जो जल में घुलेगा तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा, लेकिन जब भस्म को हम लोग जल में घोलेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- प्रदान करेगा। अम्ल में H+ और क्षार में OH-, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अम्ल में H+ और क्षार में OH-, यानी कि अम्ल को यदि हम लोग जल के साथ घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ मिलेगा, और क्षार को यदि हम लोग जल में घोलेंगे तो OH- यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन मिलेगा। तो आप लोग क्षार का परिभाषा भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। गुण के आधार पर यदि पूछेगा तो सिर्फ इतना बता देना है कि भस्म वैसे पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा होता है, और यदि आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा पूछेगा तो आपको बता देना है कि वैसा पदार्थ जिसे जल में घोलने पर OH- प्रदान करता है। अब चलिए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझ जाते हैं, क्योंकि आर्हेनियस के अनुसार जो आपको हम परिभाषा बताए उसका एग्जाम्पल देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। जैसे देख लीजिए, हम आपको क्या बताए कि जिसे जल में घोलने पर OH- प्रदान करता है, तो यदि हम लोग भस्म को जल के साथ मिलाएंगे यानी भस्म जोड़ पानी बराबर क्या बन जाएगा, OH- यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन। यानी कि भस्म को यदि हम लोग पानी के साथ मिलाएंगे, ठीक है, भस्म को यदि हम लोग पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, OH- बन जाएगा। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ जाते हैं। जैसे KOH, यानी KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। तो यदि हम लोग KOH को जल के साथ मिलाएंगे तो K+ OH- बनेगा, ठीक है, K+ OH-, और उसी प्रकार से NaOH को यदि हम लोग जल के साथ मिलाएंगे तो Na+ और उसके बाद OH-, यानी कि Na तो बनेगा ही, उसके अलावा हाइड्रो ऑक्साइड आयन भी बनेगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप लोग समझ गए होंगे कि यदि हम लोग भस्म को जल के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान होता है। यह दोनों एग्जाम्पल आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि जब भस्म को हम लोग पानी के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा, यानी कि अगर KOH या फिर NaOH हो गया तो यदि हम लोग KOH को जल के साथ मिलाएंगे तो पोटेशियम आयन बनेगा, और उसके अलावा क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा। उसी प्रकार से NaOH को यदि हम लोग जल के साथ मिलाएंगे तो सोडियम आयन बनेगा, और उसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यदि हम लोग भस्म को जल के साथ मिलाएंगे तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करेगा। अब चलिए भस्म के कितने प्रकार होते हैं आप लोग इसको समझ जाइए, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार से अम्ल के 2 प्रकार होते थे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार से भस्म के भी 2 प्रकार होते हैं, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। काफी सिंपल है, इसलिए पहले हम आपको अम्ल और भस्म पढ़ा रहे हैं क्योंकि दोनों काफी ज्यादा सिंपल है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रबल भस्म क्या होता है, और उसके बाद जानेंगे कि दुर्बल भस्म क्या होता है। तो प्रबल भस्म का हम लोग परिभाषा लिखेंगे कि वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं। यानी अम्ल में हम लोग क्या पढ़ते थे कि वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो यहां पर भी प्रबल अम्ल में हम लोग वही लिखेंगे कि वैसे भस्म को प्रबल भस्म कहते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से घुलकर, यानी कि जो प्रबल भस्म होते हैं वह पानी में अच्छे तरीके से घुल जाता है, और पानी में अच्छे तरीके से घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी कि OH- प्रदान करता है। जैसे इसका एग्जांपल KOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का उदाहरण यानी कि प्रबल भस्म का उदाहरण KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह सभी इसका उदाहरण हो जाएगा। नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए तो प्रबल अम्ल आप लोग समझ गए होंगे और प्रबल भस्म भी आप लोग समझ गए। अब चलिए दुर्बल भस्म के बारे में हम आपको बताते हैं कि दुर्बल भस्म क्या होता है। जिस प्रकार से हम लोग दुर्बल अम्ल पढ़े थे, सेम उसी प्रकार से दुर्बल भस्म का भी परिभाषा होगा। दुर्बल अम्ल में हम लोग क्या देखे थे कि वैसे अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो सिर्फ यहां पर हाइड्रोजन आयन के जगह पर हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। यानी हम लोग अम्ल में पढ़े थे वहां पर हाइड्रोजन आयन था, लेकिन भस्म में हाइड्रो ऑक्साइड आयन हो जाएगा। सिर्फ इतना का ही अंतर है, इससे ज्यादा का अंतर नहीं है। तो हम लोग दुर्बल भस्म का क्या परिभाषा लिखेंगे कि वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहते हैं जो जल में आंशिक रूप से घुलकर OH-
माइनस यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं। इस बात को आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इतना ही भूल जाते हैं कि H+ को हम लोग क्या पढ़ते हैं और OH- को हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो H+ को हम लोग हाइड्रोजन आयन पढ़ते हैं और OH- को हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन पढ़ते हैं। तो जो अम्ल होता है वह जल के साथ घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है और जो क्षार होता है वह जल के साथ घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। तो दुर्बल भस्म में हम लोग क्या देखेंगे कि वैसे भस्म को दुर्बल भस्म कहते हैं जो जल में आंशिक रूप से घुलकर OH- यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं। जैसे दुर्बल भस्म का उदाहरण हम लोग अब देख लेंगे। चलिए, दुर्बल भस्म का उदाहरण हो जाएगा MgOH का डिहोल्टवाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा वह दुर्बल भस्म का उदाहरण है, क्योंकि अगर MgOH का डिहोल्टवाइस को यदि हम लोग जल के साथ मिलाएंगे, यदि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जल के साथ मिलाएंगे तो Mg यानी कि मैग्नीशियम आयन बनेगा और उसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। यहां पर आप लोग देख रहे हैं लास्ट में कि Mg2+ + 2OH-। यहां पर जो 2 लगा है यह इसको बैलेंस करने के लिए लगा है, क्योंकि यहां पर भी OH2 है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग पहले नंबर उदाहरण से समझ गए। अब दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का डिहोल्टवाइस। तो यदि CaOH का डिहोल्टवाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम लोग जल के साथ मिलाएंगे तो Ca यानी कि कैल्शियम आयन बनेगा और उसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। कहने का मतलब कि एग्जाम्पल के माध्यम से और परिभाषा दोनों को आप लोग मैचिंग करके देखिए। परिभाषा में भी कह रहा है कि आंशिक रूप से जल में घुल करके OH- प्रदान करता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जल में घुलने के बाद यह OH- प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग भस्म के बारे में भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम आपको इतना ही बताए हैं कि अम्ल क्या होता है और भस्म क्या होता है। दोनों का परिभाषा हम आपको बता दिए, इसके अलावा दोनों का एग्जाम्पल भी हम आपको बता दिए, और इसके बाद अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और भस्म कितने प्रकार के होते हैं यह भी हम आपको बता दिए। और इसके बाद हम आपको प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म यह सभी के बारे में हम आपको कंप्लीट करा दिए। तो इतना तक तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक उदाहरण है, आप लोग समझिएगा इसको। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भस्म जो कि एंटासिड है वह खाना पचाने में इसका प्रयोग होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग अधिक खाना खा लेते हैं तो फिर खट्टा ढकार आना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा जो ढकार आता है वह अम्लीय हो जाता है। आप लोग इस बात को गौर किए होंगे। और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ क्षारक पदार्थ खाते हैं, यानी कि ऐसा पदार्थ खाते हैं जो कि अम्ल के साथ जा करके मिल जाए और मिलने के बाद उसको उदासीन कर दे। तो हम लोग कड़वा चीज खाते हैं। और क्षारक में हम लोग क्या खाते हैं, यानी कि भस्म पदार्थ को खाते हैं, और उसमें खाने वाला सोडा खाते हैं जो कि एक क्षार होता है यानी भस्म होता है। उसके अलावा यदि हम लोग इनो भी पी लेते हैं तो फिर वह कंट्रोल हो जाता है, यानी कि जो खाने वाला सोडा हो गया और जो इनो हो गया यह सभी क्षारीय पदार्थ होते हैं। और जब अम्ल और क्षार एक साथ मिलता है तो वह उदासीन हो जाता है, और इस वजह से जो खट्टा ढकार आते रहता है वह बंद हो जाता है। तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। अब चलिए, उसके बाद जो अगला पॉइंट है वह पढ़ना है रंजक। रंजक जिसको अंग्रेजी में डाई बोलते हैं। रंजक कहने का ही मतलब होता है रंग पैदा करने वाला। कभी कभी आप लोग जाते होंगे सैलून में, नाई के दुकान में, तो वहाँ पर बाल कलर करवाते होंगे और आप लोग बोलते हैं कि हमारे बाल को डाई कर दीजिए, यानी हमारे बाल को रंग दीजिए। तो रंजक वही होता है जो कि रंग पैदा करे। इसका परिभाषा क्या होगा कि रंजक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो किसी भी विलयन में घुलकर रंग उत्पन्न करता है, यानी कि कोई भी विलयन में हम लोग यदि इसको घोलेंगे तो कुछ न कुछ रंग उत्पन्न करेगा, कोई ना कोई कलर उत्पन्न करेगा। जैसे हल्दी भी एक रंजक है, और यदि हल्दी को हम लोग जल के साथ मिलाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जल का रंग भी पीला कर देता है, यानी कि हल्दी खुद एक रंजक है और जिस विलयन में यह मिलेगा उसका भी रंग यह बदल देगा। और यदि आप लोग रंजक समझ गए तो फिर सूचक भी आप लोग समझ जाइए, जिसको अंग्रेजी में इंडिकेटर बोलते हैं। और सूचक का परिभाषा होगा कि वैसे रंजक जो रासायनिक विलयनों का अम्लीयता या क्षारीयता बताए, यानी कि रासायनिक जो विलयन होता है वह अम्लीय है कि क्षारीय है, इस चीज का पहचान कर ले, उसी को सूचक बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे पता कर लेंगे कि यह विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग 3 विलयन लिए हैं। पहले विलयन जो है उसमें हल्दी का पानी है, जो दूसरा विलयन है उसमें अम्ल है, और जो तीसरा विलयन है इसमें क्षार है। अब हल्दी के पानी से कैसे पता चलेगा कि इस विलयन में अम्ल है और इस विलयन में क्षार है?
हमको नहीं पता है कि इस विलयन में अम्ल है कि क्षार है और इस विलयन में अम्ल है कि क्षार है। और हल्दी के पानी से हमको पता कर लेना है कि इसमें अम्ल है कि इसमें अम्ल है, कि इसमें क्षार है कि इसमें क्षार है। कैसे पता करेंगे? हमको पता करना है कि कौन से बीकर में अम्ल है और कौन से बीकर में क्षार है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ, यह जो सूचक होता है वह सही जांच करता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। क्योंकि सूचक का परिभाषा हम आपको क्या बताए कि वैसा रंजक जो रासायनिक विलयनों का अम्लीयता या क्षारीयता बताए। तो हल्दी एक सूचक है और हल्दी से हम लोग कैसे पता कर लेंगे कि यह अम्लीय विलयन है कि क्षारीय विलयन है। तो बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे देख लीजिए, इस बीकर में जो हल्दी का पानी है इसको जस का तस हम लोग रहने देंगे और सबसे पहले इस बीकर से यानी कि पहले बीकर से एक सिरिंज लिक्विड निकाल करके हम लोग इस वाले बीकर में मिलाएंगे। और जैसे ही हम लोग इस बीकर से लिक्विड निकाल करके हल्दी के पानी में मिलाएंगे और यदि रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि यह अम्ल है। और जब हम लोग दूसरे वाले बीकर से लिक्विड को लेकर के हल्दी के पानी में मिलाएंगे और यदि इस लिक्विड का रंग यानी कि जो हल्दी का रंग पीला है, पीला से लाल भूरा हो गया, यानी कि क्षार वाला लिक्विड जैसे ही हल्दी के साथ मिलेगा तो हल्दी का जो पीला रंग है वह लाल भूरे रंग में बदल जाएगा। तो आपको इस बात से क्या पता चला? आपको इस बात से यही पता चला कि जो हल्दी का पानी है यह एक सूचक है और यह जांच कर लेता है कि कौन सा लिक्विड अम्लीय है और कौन सा लिक्विड क्षारीय है। तब न हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि यह रंग में परिवर्तन नहीं करता है और यह रंग में परिवर्तन करेगा। यानी कि हल्दी का पानी जो है वह अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है और जो क्षार है वह हल्दी के रंग में परिवर्तन कर देता है। यानी कि जो क्षार है जैसे ही हल्दी पर पड़ेगा उसका रंग लाल भूरा हो जाएगा। या फिर आप लोग इस एग्जाम्पल से समझिए, कभी कभी आप लोग सब्जी खाते रहते होंगे और देखते होंगे कि आपका जो सब्जी का कुछ बूंद है वह सट पर गिर जाता होगा। तो जहां पर वह सब्जी गिरता है, जहां पर सट का रंग पीला हो जाता है और जब आप लोग सट को साफ करते हैं तो देखते हैं कि वह पीला रंग हल्का लाल भूरे रंग में बदल गया है। यानी कि जो साबुन या फिर सरफ होता है वह क्षारीय होता है, तो जैसे ही हल्दी पर वह क्षारीय पदार्थ गया उसका रंग बदल गया। तो इस बात से यही सिद्ध होता है कि जो सूचक होता है वह रासायनिक विलयनों का अम्लीयता या क्षारीयता बता देता है। ठीक है, तो देखिए हम नीचे यहां पर लिख भी दिए हैं कि यदि हम लोग इस हल्दी के पानी को अम्ल वाले बीकर में डालेंगे तो अम्लीय विलयन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हल्दी के पानी को क्षार के साथ मिलाएंगे तो हल्दी का जो पीला रंग है वह लाल भूरे रंग में बदल जाएगा। तो यहां तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि लिटमस पत्र क्या होता है और रंजक जो कि अम्ल पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका क्षार पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम आपको लिटमस पत्र के बारे में बता देते हैं। लिटमस पत्र जो होता है वह दो रंग का होता है, लाल रंग का और नीले रंग का। अक्सर आप लोग देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है कि लाल लिटमस को नीला करता है, और क्षार के बारे में पूछा जाएगा कि क्षार लाल लिटमस को नीला करता है कि नीले लिटमस को लाल करता है। यह वाला प्रश्न काफी कॉमन होता है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। कुछ रंजक का नाम हम यहाँ पर लिखे हैं और इसको बारी बारी से अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा और क्षार के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, इसी बात को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जैसे हल्दी के बारे में तो अभी हम आपको बता दिए कि हल्दी का जो पीला रंग होता है यदि इसको अम्ल के साथ मिलाएंगे तो रंग में बदलाव नहीं होगा, लेकिन यदि हल्दी को हम लोग भस्म के साथ यानी क्षार के साथ मिलाएंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से चुकंदर भी एक सूचक होता है और यदि चुकंदर को हम लोग अम्ल के साथ मिलाएंगे, मान लिया जाए कि चुकंदर का जूस हम लोग निकाल लिए और चुकंदर के जूस में यदि हम लोग थोड़ा सा अम्ल डालेंगे तो चुकंदर का जो लाल रंग होता है वह बैगनी रंग में बदल जाएगा। लेकिन यदि हम लोग चुकंदर के जूस में भस्म को मिलाएंगे तो चुकंदर का जो लाल रंग होता है वह पीला रंग हो जाएगा। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है फिनोल्फथेलीन का। यह एक पानी के जैसा लिक्विड होता है और यदि हम लोग फिनोल्फथेलीन में अम्ल मिलाएंगे तो रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग फिनोल्फथेलीन में भस्म मिलाएंगे यानी क्षार मिलाएंगे तो इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट एग्जांपल है मेथिल ऑरेंज। तो जो मेथिल ऑरेंज है जब इसमें हम लोग अम्ल मिलाएंगे तो इसका रंग लाल हो जाएगा, लेकिन जब मेथिल ऑरेंज में हम लोग भस्म मिलाएंगे तो इसका रंग पीला हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जो क्षार
होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और जो इतना हम आपको बता दिए, समझिए सिर्फ इतना में ही आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो गया। क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि मेथिल ऑरेंज में जब हम लोग अम्ल मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, या फिर पूछा जाएगा कि मेथिल ऑरेंज में जब हम लोग भस्म मिलाएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है मेथिल ऑरेंज, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है हल्दी वाला, और उसके बाद फिनोल्फ्थेलीन। यह तीनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चुकंदर के बारे में तो पूछा भी जाता है या फिर नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन यह तीनों आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो हम आपको बताएं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह वाला पूछ दिया जाता है कि अम्ल क्या करता है, यानी कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है कि लाल को नीला करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अम्ल जो है वह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और जो क्षार है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अम्ल और क्षार के बारे में बेसिक पॉइंट आपको इतना ही समझना था। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितने सारे भी अम्ल और क्षार के बारे में हम आपको बेसिक पॉइंट बताए, आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए, इसके बाद आपको पढ़ना है कि पीएच मान क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है। इसके बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि यह वाला क्लास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अम्ल और भस्म के बारे में पूरा बेसिक बात हम आपको बता दिए हैं। एक बार पढ़ने के बाद फिर से एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में जब इसका अगला टॉपिक हम आपको बताएं तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो, अच्छे तरीके से एक एक बात आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, अगले क्लास में हम आपको पीएच स्केल के बारे में बताएंगे और पीएच मान के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि इस पीएच का मतलब क्या होता है। अगर आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट से पूछ देंगे कि पीएच का मतलब क्या होता है तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। तो इन सभी चीज़ के बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो आज का यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जितने सारे भी पॉइंट्स हम आपको बताए हैं, एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आया, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और जहां तक हम आपको आगे बताए हैं उसके आगे जितने सारे भी पार्ट शेष बच गए हैं, सारे पार्ट्स को, सारे बचे हुए भाग को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।